ये पिक्स देने के लिए। आपसे चर्चा जारी रहेगी, और भी कुछ स्टॉक्स है जो डिस्कस करेंगे, लेकिन इस बीच अब हमारे साथ सुशील केडिया भी बने हुए हैं, उनसे भी समझते हैं कि आज वो बाजार पर क्या व्यू बना रहे हैं। सुशील, अब इस वक्त मार्केट पर क्या व्यू लग रहा है? फेड का एक बड़ा इवेंट था जो ऑलरेडी प्राइस्ड इन भी था बाजार में, लेकिन उससे जुड़ी जितनी वॉलेटिलिटी थी उसे एब्जॉर्ब भी कर लिया आप, इंडियन मार्केट से तो एटलीस्ट कर लिया, और यूएस फ्यूचर्स भी आप देखें तो लगभग 300 पॉइंट्स लो से रिकवर हो गए हैं। क्या आगे अब आपको पिक्चर दिख रही है? किस तरह की आप व्यू ले रहे हैं मार्केट्स पे? जितनी रिकवरी होनी थी आज सवेरे होली, मार्केट वापस गिरेगा। ठीक है, ऑल राइट। तो ऐसे में कौन से सेक्टर आपको वीक दिख रहे हैं? क्योंकि जो आपसे लास्ट कॉन्वर्सेशन हुई थी हमारी, हमें याद है कि आपने कहा था आईटी और मेटल आपको वहां से बाउंस बैक लगता है। उनमें बाउंस बैक आता है, लेकिन एक एक दिन का पूरी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन अभी भी इन स्पेसेस में नहीं आ रहा है। कौन से सेक्टर्स यहाँ से वीक दिख रहे हैं आपको? मैं करेक्ट करूंगा आपको, शब्दों का फर्क पड़ जाता है, हम दोनों की भाषाएं थोड़ी थोड़ी अलग तो देखिए नेचुरली होगी। मैंने ये कहा था कि आईटी जितने ओवरसोल्ड हो चुके हैं, इनको यहां से बेच करके जितना लाभ हो सकने की संभावना है उससे कहीं ज्यादा नुकसान हो जाने की संभावना है। इसलिए मैं आईटी के स्टॉक्स को अपनी सेलिंग लिस्ट पर नहीं रखूंगा। ये मार्केट, अपना मार्केट, अभी यूएस का मार्केट तो मुझे लगता है कंटिन्यूस डीप डिक्लाइन में जाएगा। S&P 500 3200 तक भी चली जाएगी तो मुझे आश्चर्य नहीं है। और एक ही दिन की जब इवेंट स्पेसिफिक इतनी हेवी वॉलेटिलिटी होती है, सिंगल डे फॉल है आफ्टर ऑलरेडी ए सस्टेन्ड फॉल ऑन S&P 500, तो ये इंट्राडे के इस तरह के उछाल आएंगे। नॉर्मली मार्केट्स टेंड टू बिकम फार मोर वॉलेटाइल जब वो घटते हैं, और यूएस विक्स भी आप देखोगे ब्रेकआउट कर चुका है, तो ये इंट्राडे में बड़े बड़े छाल उस तरफ एक आएंगे। निफ्टी हमारे यहाँ पर जो है वो 18,100 से 17,100 की रेंज के बीच में अभी भी अटकी हुई है। जब तक 17,100 यहाँ नहीं टूटेगा, मैं यहाँ बड़ी मंदी का कॉल नहीं लूंगा। और उस रेंज के अंदर ही अभी भी निफ्टी कमजोर लग रही है, बैंक निफ्टी भी कमजोर लग रही है। और रेंज बाउंड मार्केट के अंदर जो सेक्टर बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड है उनमें लेने का इंतजार करना और सिग्नल आने पर लेना बेहतर है। और जो एक्सट्रीम ओवरबॉट सेक्टर्स है जैसे कि बैंक्स और ऑटोस, हम उन्हीं में बेचने का काम कर रहे हैं। अगर हमें सीमेंट में लगता है कि अभी भी आगे काफी तेजी है और सीमेंट 7-8-10% का करेक्शन दे देंगे तो जितना नीचे से कमाया पहले, तो उसको हर 8-10% के लिए हम सीमेंट को नहीं बेचेंगे, उसमें जगह खाली रखेंगे, नीचे आएगा तो लेंगे। मेटल्स में भी थोड़ी सी जगह और हो सकती है, फाइनल टॉप हुआ ऐसा नहीं लग रहा है। तो अलग अलग सेक्टर्स जो है अलग अलग काम कर रहे हैं, और इंडेक्स का काम अलग है। अमेरिका के मार्केट से हमारे मार्केट के इंडेक्स अलग बिहेव कर रही है, और इंडेक्स के अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स अलग बिहेव कर रहे हैं। अब रिलायंस में अगर ऊपर में 2700 और नीचे में 2250 तक की जगह है, तो नीचे की जो 2200 की चाल, 2250 2300 की चाल के लिए एक लेग रिलायंस के करेक्शन का लगता है हो चुका है। अगले 2-3 दिन हो सकता है थोड़ा उछाल दे दे, और इस बीच एसबीआई नीचे, आईसीआईसीआई नीचे चले जाएं, तो ये बहुत 1000 पॉइंट 18,000 के बेस पर कोई बहुत बड़ा नहीं है। 5% का फिगर हुआ करीब 6%। तो 6% की इंडेक्स की रेंज में कुछ स्टॉक्स 15-20% बढ़ जाएंगे, कुछ स्टॉक्स 10-12% घट जाएंगे। तो एकदम से बड़ा स्वीपिंग व्यू लेना शायद उचित नहीं होगा। सुशील जी, एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड जोन्स को आप टैप कर रहे हो, वहां पर आप एंट्री लेने के बारे में बोल रहे हो। फिर कौन से हैं वो एक्सट्रीम ओवरसोल्ड जोन्स, कौन से स्टॉक्स हैं जिस पर आप अपनी राय देना चाहेंगे? अगर उनमें एंट्री आएगी तब लेंगे। बेचना नहीं है का मतलब ये नहीं कि हम आईटी अभी ले लेंगे तुरंत। हमने आईटी को शॉर्ट सेल नहीं करना है। अगर हमने शॉर्ट सेल ही करना है तो हम सिर्फ बैंक्स और ऑटोस को शॉर्ट सेल करेंगे, और बाकी के जो सेक्टर्स में प्रॉफिट टेकिंग के सिग्नल्स एक एक करके आ गए। अब सीमेंट में भी आ गया, हम फार्मा में भी इंतजार करेंगे। अब जैसे ल्यूपिन में बाई आ चुका है, बायोकॉन में आ जाएगा किसी दिन। तो फार्मा और आईटी हमने बेचना नहीं है। जब जब उनमें बाई सिग्नल आएंगे हम तभी उनमें एंट्री करेंगे, और थोड़ा सा करेक्शन सीमेंट में आएगा। शॉर्ट सेलिंग अगर करनी है, निफ्टी बैंक निफ्टी करेंगे या ऑटोज और बैंक्स को ही करेंगे। राइट। सुशील, मुझे आपकी ये बात काफी, आपने बहुत कॉन्फिडेंस और कन्विंसिंगली ये बात कही कि बाजार अभी ये जो रिबाउंड है इनको ज्यादा रीड मत करिए। फ्रेमवर्क आपको अभी भी नेगेटिव ही लग रहा है बाजार का। ये ट्रिगर ग्लोबली होगा या आपको लगता है कि जो हमारी आउट परफॉर्मेंस रही है वर्सेस द वर्ल्ड वो रिवर्स हो जाएगी? देखिए, अभी तक तो हम आउट परफॉर्म कर रहे हैं। जितना ज्यादा S&P नीचे आ चुका है, निफ्टी तो अभी तक 17,100 तक भी नहीं आया। इसको होना चाहिए था 16,600 पे, अगर S&P और निफ्टी साथ चल रहे होते। तो क्लियरली अभी तक तो हम आउट परफॉर्म कर रहे हैं। और जब तक कि आउट परफॉर्मेंस कंफर्म नहीं हो जाता कि अब इट इज गोइंग टू डू अ कैचअप, तब तक एग्रेसिव होने का फायदा नहीं है। तो फिलहाल के लिए निफ्टी में अगर आज जो नीचे 17,450 तक हम गए थे, अब 17,720 22-25 तक है, तो एक बार 17,100 तक आए और उसके बाद उसको तोड़े तब एक नया कॉल लेंगे कि अब निफ्टी भी अपने आउट परफॉर्मेंस को सरेंडर करके कैचअप एक्ट करेगा।
तो बहुत ज्यादा प्रिसाइज हो जाएं या बहुत ही एकदम एक व्यू पकड़ लें, ऐसा बाजार अजय अभी फिलहाल मौका नहीं दे रहा है। बाजार के अंदर अलग अलग सेक्टर्स, अलग अलग स्टॉक्स अलग अलग ट्यून पर चल रहे हैं, और जिसके जो चीज पकड़ में आ जाए, जो समझ में आ जाए, उस तरफ काम करना चाहिए। एक तरफ अमेरिका का बाजार मन खोल के तेजी नहीं करने देता, और कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो मंदी ठीक से नहीं करने देते, तो सबको अपना चुन चुन कर अभी काम करना पड़ेगा। सुशील, कमोडिटीज बुलियन पर भी आपका व्यू है, लेकिन इस वक्त करेंसी पर आपका आउटलुक मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि रुपए में रिकॉर्ड कमजोरी हमने देखी है। पहली दफा ऐसा देखा है कि 80 रुपए और 70 पैसे के भी पार $1 के दाम जाते हुए नजर आए हैं। देखिए, डॉलर ने जो पूरे विश्व में दादागिरी मचाई हुई है, थोड़े से कठोर शब्द हैं जिनको मैं खुल के कहूंगा, अगर अमेरिका ही सारे संसार की मुसीबतों की जड़ है इस वक्त, उनका जो इन्फ्लेशन उनसे संभल नहीं रहा, और उस इन्फ्लेशन को एक्सपोर्ट करने के लिए अगर आर्टिफिशियल तरीके से डॉलर को पंप अप किया जा रहा है। देखिए, खाली स्टॉक मार्केट में ही ऑपरेटर्स हैं ऐसा नहीं है। इस कलयुग में जहां जहां ऑपरेशन संभव है, वहां वहां ऑपरेशन होगा, मैं ये मान के चलता हूं। इससे कष्ट कम होता है। तो सेंट्रल बैंक्स ने अगर कनाइवेंस में डॉलर को बॉय अप करके यूरोपियन करेंसीज को स्मैश कर दिया, जापानीज येन कहां चला गया 140 पर, साल भर पहले वो 100 के आसपास था। तो जिस तरह से अमेरिकन डॉलर को अप्रिशिएट करवाया जा रहा है, दैट्स अ डेस्परेट वे ऑफ एक्सपोर्टिंग इन्फ्लेशन फ्रॉम अमेरिका। रिलेटिवली इंडियन रुपी ने बाकी जो अमेरिका के डॉलर के सामने करेंसियों की दुर्गत मची है, इंडियन रुपी ने अपनी इज्जत को बहुत अच्छे से संभाल के रखा हुआ है। जब चारों तरफ ये बिल्कुल हड़कंप सा मचा हुआ करेंसी मार्केट्स में, द लॉस ऑन द इंडियन रुपी इज नॉमिनल, इट्स वेरी वेरी नेग्लिजिबल। एंड इनफैक्ट अगर इंडियन रुपी की चार्ट के ऊपर अगर आप फोकस करेंगे, तो थोड़ा सा एक नया हाई बन जाना बहुत सरल सोच वालों को ट्रैप में लेने का काम करता है। जब भी ये डॉलर इंडेक्स का माहौल थोड़ा सा भी घूमेगा, मुझे लगता है इंडियन रुपी एक बहुत बड़ी तेजी के दौर से गुजरने की तैयारी कर रहा है। आप देखो कि ये जो बड़ा पॉपअप है इस चार्ट के ऊपर कि आज एक साथ ब्रेकआउट और ये बस्टअप हो गया, तो मोमेंटम अभी उसके साथ नहीं है। ये सारे इरेगुलर बी वेव पैटर्न्स अनफॉर्चुनेटली इस जार्गन। तो मैं इस भेड़ चाल में बाकी जो अमेरिकन यूरोपियन करेंसीज और जापानीज येन के साथ हो रहा है, उसके साथ में रुपये को नहीं जोड़ूंगा। डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर है, पर बाकी सारी करेंसीज के सामने देखो रुपया बेतहाशा मजबूत है। तो देखने के अलग अलग दृष्टिकोण है, और मैं इस क्राउड थिंक में पार्टिसिपेट करने में कंफर्टेबल नहीं। राइट, ऑल राइट सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। काफ़ी डिफरेंशिएटेड व्यू टेबल पे लाते हुए सुशील केडिया जी।